दायित्वों का निर्वहन कर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी चाहिए। यानी जनरली क्या होता है कि जो प्रशासक है या शासन है वो क्या मान लेता है कि जनता ने हमको चुन लिया, अब हम सर्वे सर्वा हो गए, अब हम जैसा जनता के लिए कार्य करना चाहेंगे वैसा ही कार्य क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, जो कि वास्तव में उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात क्या चल रही है, यहाँ पर बात यही चल रही है कि उस शासक वर्ग का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, जनता के कल्याण के लिए हमारे को चुना गया है या हमारी नियुक्ति हुई है तो हमें अंततः जनता का काम करना चाहिए या जनता का कल्याण करना चाहिए। वह शासन में रहकर शासक नहीं बन जाए, ईश्वर नहीं बन जाए, सर्वे सर्वा नहीं बन जाए। आगे चले हम। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि ये जो सत्ता है या लोकतंत्र है यह सिर्फ क्या है, एक साधन है। गांधी जी शासकीय शक्ति को जनता के कल्याण का साधन मात्र मानते हैं, कल्याण का साधन मात्र मानते हैं। यानी लोकतंत्र में आपकी या भूमिका कितनी है, अगर आप चुने गए हैं, आप बड़े नेता हैं या अच्छे प्रतिनिधि के तौर पर आपका चुनाव हुआ है, फिर उसके बाद आप सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सरकार में पार्टिसिपेट करने का या शासन में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि आपका साध्य जनता का कल्याण है। और ये जो शक्ति है, ये शक्ति सिर्फ क्या कहलाएगी, साधन है, जिससे आप उस जनता का कल्याण कर सकते हैं। यानी कि अंतिम शक्ति, यानी गांधी जी अंतिम शक्ति प्रजा में निहित मानते हैं। चाहे ये ध्यान रखें आप, चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, आज के आधुनिक समय में वो जो अंतिम शक्ति वो किस में निहित है, प्रजा में। अब जब प्रजा में ही वो निहित है तो आप किसी भी प्रकार से उसका क्या नहीं कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते, उसको छीन नहीं सकते। आप तानाशाह बनेंगे तो जनता की शक्ति में आप क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो जनता आपके राज्य में क्या कर सकती है, फिर क्रांति कर सकती है। इस बात का ध्यान रखें, ऐसा कह रहे हैं मिस्टर गांधी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। जो हमारा तीसरा है बिंदु, यानी गांधी जी क्या कह रहे हैं कि शासक जनता का प्रतिनिधि, जनता के कार्यों को करने के लिए या उसके कल्याण के लिए इस शासकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है, वह स्वयं ईश्वर या सर्वे सर्वा की भूमिका में नहीं है। आज भी अंतिम शक्ति किसके अंदर निहित है, प्रजा के अंतर्गत निहित है। तीसरा देखते हैं अब हमारा कार्य। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, गहरी बातें नहीं है, लेकिन आप इनको ध्यान रखें। गांधी जी का दृष्टिकोण समझकर आपको करना पड़ेगा। आपके अपने विचार भी लिखेंगे, आपके अपने विचार भी हो सकते हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जाएंगे जितना कि गांधी जी के विचारों को। तीसरा देखिए, अब जनता कैसी होनी चाहिए यहाँ पर, अहिंसक लोकतंत्र में। ये बड़ी भारी बातें कर रहे हैं गांधी जी। लोकतंत्र में जनता का दृष्टिकोण या जनता के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण।
गांधी जी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन का जो मार्ग है वो इसमें नहीं है कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सत्ता के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करना, बल्कि इस बात में है लोकतांत्रिक सत्ताओं का अस्तित्व कि वहाँ पर कुछ गलत होने पर जनता के द्वारा उसका प्रतिकार करने की सामर्थ्यता कितनी है। यानी जिस लोकतंत्र में किसी भी अवांछित, अनैतिक या असामाजिक तत्व का विरोध करने की शक्ति उस प्रजा में है, तो वह लोकतंत्र किसी भी प्रकार से अप्रासंगिक नहीं हो सकता। यानी वह हमेशा समय के अनुसार अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेगा। जहाँ अगर मैंने कहा हिंसा के कारण व्यक्ति का आत्मा मर जाती है, व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, तो जब व्यक्ति का विवेक और आत्मा समाप्त हो गए हैं तो वह किसी भी गलत कार्य का विरोध करने की शक्ति को क्या करते हैं, खो देते हैं। और जहाँ एक व्यक्ति से फिर एक वर्ग बना, एक वर्ग से फिर पूरा जो भी राज्य है या समाज है या राष्ट्र है, अगर उस राष्ट्र में विरोध करने की प्रवृत्ति गायब हो जाती है, गलत बात का प्रतिरोध करने की जो क्षमता है अगर वह समाप्त हो जाती है, तो वह राष्ट्र या उस राष्ट्र की जो संस्कृति है वह भी समाप्त हो सकती है। गांधी जी इसी बात का समर्थन करते हुए, इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं कि अहिंसक लोकतंत्र में जनता को भी अपने कार्यों के प्रति क्या होना होगा, उदार होना होगा। देखिए कैसे, पहले एक सेंटेंस लिख लें, लोकतांत्रिक शासन का मार्ग लोकतांत्रिक शासन का मार्ग कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सत्ता का उपयोग या उपभोग करना नहीं है। कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सत्ता का उपभोग या उपयोग करने में नहीं, अपितु गलत होने पर प्रतिकार करने की जनता की सामर्थ्यता में होता है। अपितु कुछ गलत होने पर, अब गलत कुछ भी हो सकता है, समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुसार कुछ भी गलत होने पर प्रतिकार करने की जनता की सामर्थ्यता में निर्भर है। प्रतिकार करने की जनता की या जनता के सामर्थ्य में निहित है। तो ये है उनका मेन दृष्टिकोण, किसके प्रति, जनता के प्रति। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ भी गलत होगा अगर वहाँ प्रजा ने विरोध नहीं किया तो इसका मतलब राज्य की गलती नहीं है, या राज्य की गलती होते हुए प्रजा की भी क्या मानी जाएगी, वहाँ पर गलती मानी जाएगी, या प्रजा में भी किसी प्रकार की कमी मानी जाएगी। इसीलिए गांधी जी अहिंसक लोकतंत्र में, और ये महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है, अहिंसक लोकतंत्र में जनता को प्रशिक्षित करने का भी जनता प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, आवश्यकता पर बल देते हैं। ठीक है, यानी जनता को क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, किसके लिए, अत्याचार, या बल देते हैं किसी भी प्रकार के अत्याचार,
दमन का विरोध करने ठीक है। इसके अंतर्गत सहिष्णुता किस किस की ट्रेनिंग दी जाएगी? उस व्यक्ति को सहिष्णुता का ज्ञान कराया जाएगा, प्रेम, सहयोग, समर्पण, नैतिकता, विकास किया जाएगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करता है वो किसी भी गलत चीज को सहन नहीं करेगा। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा गांधी जी मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी आप और हम सब सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? वो अपने राइट्स मांगेगा। पहले क्या चाहिए उसको? मेरे अधिकार क्या हैं या मुझे क्या क्या उपलब्ध नहीं हुआ है, मुझे ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अधिकारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि वास्तव में होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है तब अधिकार स्वतः ही उसे उपलब्ध होने लगते हैं। आप जब तक अपनी कमजोरियां दूर नहीं करेंगे तब तक आपके लिए दूसरे उन कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि आप क्या करें? अपने कर्तव्यों और अधिकारों दोनों में क्या करें? बैलेंस बनाकर कार्य करें। इसके अलावा गांधी जी अधिकारों और कर्तव्य, पहले कर्तव्यों को लिखा है मैंने तो वो ध्यान रखें आप। कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति समान रूप से जागरूक रहने का समर्थन करते हैं। यानी जनता के दायित्व निर्धारित कर रहे हैं। पहले तो जनता को क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण दिया जाए किनका? इन अच्छी अच्छी भावनाओं का, पवित्रता की भावना का विकास हो। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्यों और अधिकारों दोनों के प्रति समान रूप से जागरूक रहें, क्योंकि व्यक्ति सामान्यतः किसकी मांग कर लेता है? उसे अधिकार तो चाहिए लेकिन वह अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि जनता का भी दायित्व निर्धारित कर दिया गांधी जी के द्वारा। चेतावनी देते हुए गांधी जी कहते हैं कि यदि शासन नैतिक रूप से असंगत कोई काम करे, यानी गलत, जो नैतिक रूप से क्या हो? गलत हो, या हम शॉर्ट शब्दों में क्या कहते हैं, सरल शब्दों में, कोई भी गलत कार्य करे, अनैतिक रूप से असंगत कार्य करे, तो जनता को उसका क्या करना चाहिए? विरोध करे। तो जनता समर्पण की बजाय क्या करे? विरोध करे। विरोध करे, जैसा कि हम करते रहते हैं। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो वो उन्होंने क्या किया था? भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए। तो गांधीवादी थे। अन्ना हजारे ने क्या किया था? एक आंदोलन किया था। ये भी गांधीवादी हैं, गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं।
किसके लिए किया? भ्रष्टाचार को लेकर। पूरी दिल्ली भर गई थी। दो 2011-12 के दौरान। याद आ रहा होगा आपको वो दिन, याद करें आप, जहाँ से निकले ये आप पार्टी का उदय उसी समय हुआ, उन परिस्थितियों के आधार पर ही। ठीक है, तो वो देखिए तरीका, बैठे थे आराम से शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, जनता जागरूक है वहाँ। तो आपने देखा होगा लोकपाल बिल पास हुआ है, अभी लोकपाल बिल पास हो चुका है और राज्य में लोकायुक्त हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो इस तरह व्यवस्थाएं डेवलप होती हैं और इन व्यवस्थाओं के द्वारा जनता का समर्थन प्राप्त किया जाता है। जनता समर्थन नहीं करती तो किसी भी सही बात को भी सरकार कई बार लागू करने से क्या कर देती है? मना कर देती है। तो आगे चलते हैं, देख लें आप एक बार इनको। प्रतिकार करने की शक्ति होनी चाहिए। गांधी जी क्या कह रहे हैं? जनता का दृष्टिकोण या अहिंसक जो लोकतंत्र होगा वहाँ जनता में सामर्थ्य है, जनता में ही अंतिम शक्ति निहित है। तो जनता को किसी भी गलत बात का क्या करना चाहिए? प्रतिकार करना चाहिए। इसके लिए जनता को किन मामलों में किस तरह से प्रतिकार करना चाहिए, उसको क्या उपलब्ध हो? प्रशिक्षण हो। और उस प्रशिक्षण के द्वारा क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएं कि वो नैतिकता का पालन करें, सहिष्णुता का पालन करें, प्रेम और सद्भाव के आधार पर विवादों का समाधान करें। इसके लिए उसे अपने कर्तव्यों को पहले जानना होगा, कर्तव्यों के बाद उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और इन दोनों को समान रखकर कार्य करना होगा। अंत में वो चेतावनी दे रहे हैं या समझा रहे हैं कि अगर शासन किसी भी अनैतिक कार्य को कर रहा है या करना चाहता है तो वहाँ प्रजा समर्पण करने के बजाय उसका क्या करे? विरोध करे। ऐसे राज्य में ही वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही सच्चा लोकतंत्र नहीं है। यानी मात्र जनता लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि को चुनकर ये भूल जाए, 5 साल तक उसके कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखे या एकदम से जब दोबारा चुनाव आए तब उसे उनमें ओढ़मा दे। इससे ओढ़मा जानते हैं आप सभी, वहाँ वो ओढ़मा देने के बजाय पूरे 5 साल आप उसके कार्यों का विश्लेषण करें, उनको अवगत कराएं कि आप यहाँ सही हैं, आप यहाँ गलत हैं, आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं, आपने करने का वादा किया था। उसको बार बार रिमाइंडर भेजते रहें, रिमाइंड कराते रहें गांधी जी के अनुसार। तो वह व्यक्ति, अगर आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो वह व्यक्ति बिल्कुल निठल्ला हो जाएगा, वह आपके कार्यों को करने में कोई रुचि नहीं लेगा या वह जो अनावश्यक कार्य हैं उनको वरीयता देना प्रारंभ करेगा। तो इसलिए गांधी जी जनता को भी उतना ही महत्वपूर्ण बता रहे हैं या जनता से भी उतनी अपेक्षा रख रहे हैं जितनी कि वो शासन से रखते थे, कि वह सत्ता में रहते हुए जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो शासन के प्रति ये दृष्टिकोण है तो जनता भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे और अपने अधिकारों की मांग भी करती रहे, दोनों में बैलेंस बनाने का काम करे, ऐसा गांधी जी अपेक्षा रखते हैं। आगे चलते हैं हम। चौथा जो हमारा बिंदु है, चौथा बिंदु है लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब गांधी जी कह रहे हैं कि प्रणाली के माध्यम से अगर आप अपने उचित प्रतिनिधि भेज देंगे या आप जातिगत, क्षेत्र आधारित, भाषावाद आधारित, लिंग आधारित भेदभावों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिनिधि का सलेक्शन करेंगे तो वह प्रतिनिधि आपके लिए किसी भी प्रकार से काम नहीं कर पाएगा या वह जिन आधारों पर चुना गया है उन्हीं आधारों को बढ़ावा देने का काम करेगा और आपने उसकी क्षमताओं को न देखकर, उसका जाति क्षेत्र अगर देखकर वोट दिए हैं तो वह भी उसमें क्षमता ही नहीं होगी प्रशासन को चलाने की।
उसकी प्रशासनिक क्षमताओं को आपने चुना ही नहीं, देखा ही नहीं, और आपने उसको प्रतिनिधि चुनकर भेज दिया। तो गांधी जी कह रहे हैं कि इस अहिंसक लोकतंत्र में वोट एक महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर आपके पास उपलब्ध होगा। तो आप इस वोट रूपी या मत रूपी साधन का प्रयोग इस प्रकार से करें कि वह आपके आने वाले 5 साल या आने वाले कई सालों तक आपको उसका मूल्य चुकाए। यानी एक बार आप वोट दें तो उसका फल आपको कई बार प्राप्त हो, इसलिए आप उस वोट को अच्छी प्रकार से या सोच समझकर प्रयोग करें। देखें आप इसमें प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत गांधी जी क्या कर रहे हैं? गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। ठीक है, यानी जो व्यक्ति वास्तव में योग्य होगा, कैपेबल हो, ऐसे व्यक्ति चुनकर आने चाहिए। ठीक है, इसके लिए गांधी जी वयस्क मताधिकार, किसका समर्थन करते हैं? वयस्क मताधिकार का। किसका समर्थन कर रहे हैं? वयस्क मताधिकार का समर्थन करते हैं। अब आप समझ गए वयस्क मताधिकार ही क्यों? क्योंकि व्यक्ति आयु हमेशा बदलती रही है, कभी 18, कभी 21। ठीक है, 1989 से पहले 21 थी, अब 18 हो गई है। तो वर्तमान में कितनी वयस्क मताधिकार की उम्र? 18 वर्ष। तो गांधी जी भी इस बात का समर्थन करते हैं कि व्यक्ति को समझदार होने पर संपत्ति के आधार पर समर्थन नहीं कर रहे हैं, जाति के आधार पर समर्थन नहीं कर रहे हैं, लिंग के आधार पर महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वयस्क जब भी हो जाए, जब भी मतदान करने की आवश्यकता हो, तो वह व्यक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना वोट दे। दूसरी बात देखें, समर्थन करते हैं इसके अलावा गांधी जी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी समर्थन करते हैं। अब ये क्या होती है? इसमें सभी वर्गों का समान समर्थन उपलब्ध हो, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। यानी जनसंख्या के अनुपात में लोगों का प्रतिनिधित्व हो पाए, यानी हर वर्ग का प्रतिनिधि उस लोकसभा में या व्यवस्थापिका में या राज्यसभा में उपस्थित हो। किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाए, या किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति को सभी व्यक्ति शामिल न हो जाए। यानी सारे उच्च वर्ग के, या कहते हैं हम सारे साधन संपन्न व्यक्ति व्यवस्थापिका में या कार्यपालिका में या न्यायपालिका में शामिल नहीं हो जाएं। इसके लिए गांधी जी क्या मानते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को उचित मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रणाली के द्वारा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
अब एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताना चाहूँ, जैसे वर्तमान में लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता है, आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता है, न चुना जाए, तो राष्ट्रपति ऐसे 2 व्यक्तियों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के। तो अब देख लो, उस छोटे से समुदाय का भी व्यक्ति कहाँ मिलेगा आपको, फिर लोकसभा में मिलेगा। तो ऐसी ही व्यवस्था का समर्थन करते हैं गांधी जी। यानी किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार से व्यक्तियों को या भारत के नागरिकों को या राष्ट्र की जो प्रजा है, जनता है, उनको ऐसा न लगे कि हमारा प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। अब गांधी जी यहाँ तो मनोनीत हो गया, लेकिन गांधी जी इस बात का विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम प्रतिनिधि हो तो सिर्फ मुसलमानों के द्वारा चुना जाए, या जिस एरिया में मुसलमानों का बहुमत है वहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट जीत कर चला जाए और वहाँ लोकतंत्र पूरा हो जाता है। ऐसा भी गांधी जी समर्थन नहीं करते। गांधी जी का ये मानना है कि सभी वर्गों के प्रतिनिधि तो उपलब्ध हों, वहाँ बैठें, व्यवस्थापिका में शामिल हों, लेकिन वो उसी जाति के लोगों के द्वारा चुनकर नहीं जाया जाना चाहिए। यानी वो धार्मिकता या सांप्रदायिकता का समर्थन इस आधार पर नहीं करते हैं। यानी गांधी जी इस आधार पर सांप्रदायिकता का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब यहाँ पर सभी वर्गों का मतलब क्या हो गया, उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात लिखें, लेकिन गांधी जी संप्रदाय आधारित निर्वाचन प्रणाली का विरोध करते हैं। यानी अभी बताते हैं, निर्वाचन प्रणाली का विरोध करते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है कि मुसलमान किसी व्यक्ति की जाति देखकर या धर्म देखकर उसे व्यवस्थापिका में सीटें उपलब्ध करवाई जाती हैं। यानी इतने हिंदू धर्म के होंगे, इतने प्रतिनिधि मुस्लिम धर्म के होंगे, इतने पारसी होंगे, इतने सिख होंगे, इतने ईसाई होंगे, इस तरह की सोच रखकर ऐसा किया जाता है। तो वहाँ पर गांधी जी जानते हैं कि इस तरह का जो विभाजन है वह समाज को डिवाइड करने का काम करेगा, समाज में एकीकरण की स्थापना नहीं करेगा, या समाज को संगठित करने के बजाय समाज को विघटित करने का काम करेगा। तो गांधी जी इसलिए संप्रदाय आधारित निर्वाचन प्रणाली का विरोध करते हैं, संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली का विरोध करते हैं। लेकिन सभी वर्गों सभी धर्मों के लोग उपस्थित हों, लेकिन अपने धर्म की अपनी धार्मिक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी प्रशासनिक या राजनीतिक क्षमताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष का या वर्ग विशेष का प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। ऐसा कहते हैं मिस्टर गांधी जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको देख लें आप।
कुछ लोग कहेंगे सर सीटों का आरक्षण हो जाता है। इसी प्रकार गांधी जी हरिजनों व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों हेतु अब यहाँ पर जाति नहीं बता रहे हम, हिंदू धर्म के लोग हैं, पिछड़ेपन के आधार पर लोगों हेतु सीट आरक्षित रखा जाना, आरक्षित रखना उचित है गांधी के अनुसार। ठीक है, क्या रखी जाएगी? सीट रखी जाएगी। क्योंकि मैंने बताया इनको एक लेवल में आने के लिए, क्योंकि हरिजनों को सांप्रदायिक आधार पर अंग्रेजों ने हमसे अलग करने का प्रयास किया था, तो गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए क्या कहा कि नहीं, हम देंगे, कांग्रेस के अंदर रहते हुए हम उनको सीटें उपलब्ध करवाएंगे। यानी अधिकार के तौर पर अगर आप मानेंगे कि हम हरिजन हैं, इस आधार पर हमको बहुत सारी सीटें दे दो आप, तो वो अधिकार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जन्मजात अधिकार की तरह हो जाएगा। फिर आप अपनी योग्यताओं की बात नहीं करेंगे, आप अपने धर्म, संप्रदाय, जाति की बात करने लगे। इसलिए गांधी जी ने उनका विरोध किया था। हालांकि अभी भी उपलब्ध है ST, SC और OBC के आधार पर, महिलाओं के आधार पर सीटों का रिजर्वेशन कर दिया गया है, लेकिन वह जाति को स्थान नहीं दिया गया। वहाँ दलित होने के आधार ST, SC, OBC पिछड़े वर्ग की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो ये तो वहाँ से विचार आ रहा है, और उसमें बहुत सारी जाति सम्मिलित हैं, किसी एक जाति या किसी एक वर्ग की बात नहीं हो रही है वहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो प्रतिनिधियों के का दृष्टिकोण क्या है और उनके दायित्व क्या है, इंपोर्टेंट बातों को मैं कर देता हूँ, आप ध्यान रखें। वयस्क मताधिकार प्रणाली का समर्थन करते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करते हैं, क्योंकि समाज के सभी वर्गों को क्या मिलती है, इसमें स्थान मिलता है, और कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। देखा जाता है कि किस वर्ग के लोग उपस्थित नहीं हैं, तो मनोनयन करने में उसी वर्ग के लोगों को क्या देते हैं, स्थान देते हैं, और इसके कारण इसके कारण क्या होता है कि उस प्रशासनिक व्यवस्था में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। लेकिन गांधी जी धर्म आधारित या संप्रदाय आधारित निर्वाचन प्रणाली का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे समाज में विखंडन की भावना का विकास होता है। समाज, राष्ट्र का क्या होता है, विखंडन होता है। विखंडन हो सकता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का हुआ, इसलिए गांधी जी इसका विरोध करते हैं। आगे देखें तो उन्होंने सीटों के रिजर्वेशन का क्या किया है, समर्थन किया। राजनीतिक स्तर पर किसी भी प्रकार की जो सीट अलॉट की जा रही है, उस सीट का क्या करते हैं गांधी जी, समर्थन करते हैं, और इस प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा गुणात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आगे चलें, अब आप इसको देख लें एक बार। पांचवें देखिए, दृष्टिकोण व दायित्व। मैंने अभी आपसे कहा था सरकार के अंग नहीं है, ये सरकार का पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, सत्ता पक्ष में नहीं हो, जरूरी नहीं है। जो भी प्रतिनिधि भी हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि वह किसी लाभ की लालसा से अपने कार्य को प्रतिपादित नहीं करे, वह अपने आप को जनता का क्या माने,
सेवक माने। आपने फिल्मों में भी देखा होगा या कई नाटकों में देखा होगा कि वो कहते हैं कि हम तो आपके सेवक हैं, आप हमारे माई बाप हो। जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग इस तरह की बात करते हैं। तो उनकी इस तरह की बात करने का औचित्य क्या है कि वह जानता है, उस नेता को पता है कि संविधान में या हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में या राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें हमें जनता के सेवक के रूप में जिम्मेदारी या दायित्व दिया गया है, जबकि हम उस दायित्व को पालन सिर्फ उन दिनों ही करते हैं जब चुनाव हो रहे होते हैं या हमें उस क्षेत्र के मतदाता के वोट चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा कि कई जो नेता हैं वे पैरों में गिर जाते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं वोट के लिए, कई तरह के नाटक या कई प्रकार के प्रपंच करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वहाँ क्या होता है, मात्र आपका वोट प्राप्त करना। तो गांधी जी इस बात का विरोध करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए से पूर्व पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या है, अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन किसके रूप में, सेवक के रूप में। देखें गांधी जी के अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसे पद की लालसा यानी लालच के बजाय उस जनता का सेवक बनकर कार्य करना चाहिए। जन सेवक क्या कहलाए वो, क्या बने वो, जन सेवक की अवधारणा, यानी क्या बनकर काम करे वो, सेवक बनकर कार्य करे। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि वो चुनाव तक तो सेवक के से भी ज़्यादा काम कर लेगा, आपके लिए सेवक से भी ज़्यादा काम करेगा। कब, जब चुनाव होने वाले हैं, और जैसे चुनाव होंगे तो वह अपने आप को आपका ईश्वर, आपका मालिक समझने लगता है, आपके लिए उसके पास समय नहीं होता है। गांधी जी सुझाव देते हैं कि किसी भी प्रतिनिधि को वेतन या भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए कहते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में दिया जा सकता है। आप देखेंगे अभी हमारी जो लोकसभा है, वर्तमान 17वीं जो लोकसभा है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, सीमित संसाधनों में रहते हुए भी उस व्यक्ति ने, कच्चा मकान है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वर्तमान लोकसभा में ऐसा व्यक्ति है। हम उससे पहले APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को देख लें, राष्ट्रपति पद तक रहे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास 2 जोड़ी कपड़े, ऐसा कहा जाता है, बुक्स वगैरह थी, और कोई ज़्यादा पैतृक उन्होंने संपत्ति एकत्रित नहीं की। बहुत ज़्यादा बुक्स थी, और जो संपत्ति भी थी, थोड़े बहुत पैसे भी थे, उन्होंने लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। किसी विशेष परिस्थिति में वेतन दिया जा सकता है, लेकिन वह भी न्यूनतम होना चाहिए। आज तो मैक्सिमम हो रखे, वह भी न्यूनतम हो। ऐसा कौन मानता है? गांधी जी मानते हैं। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि पहली बात तो वेतन या भत्ते उसको मिलने नहीं चाहिए, और अगर ऐसा होता भी है, वेतन भत्ते देने भी हैं, तो वह कैसे हो? न्यूनतम हो।
या किसी परिस्थिति विशेष में उसको उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। यानी संपत्ति एकत्रित करने के लिए ऐसा नहीं हो कि वह संपत्तिवान होता जाए और जो प्रजा है, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहाँ की जनता गरीब की गरीब या उसकी पोजीशन पहले से भी डाउन हो जाए। आप ये देखिए, सेवा कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं है। और अगर वो अपने सेवा कार्य में असफल रहता है, पूरा नहीं कर पाता है, तो प्रजा द्वारा उसे पुनः बुलाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल। वापस बुलाए जाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। इस तरह ये हमारा उनके दायित्वों के प्रति क्या हो गया, दृष्टिकोण। और प्रतिनिधि अपने आप को क्या माने, जनता का सेवक माने, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। सेवक बनकर कार्य करना चाहिए। किसकी लालसा नहीं करे, वो पदों की लालसा नहीं करे। ये सभी बातें हैं, आज भी हम अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा पूरा होता है क्या? क्या वो वास्तव में पदों की भूख नहीं है क्या उन्हें? क्या स्वेच्छा से किसी व्यक्ति ने अपना पद अभी मैं करंट में कोई एग्जाम्पल देना चाहूँगा, तो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में भी ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री के बीच में विवाद हो गया था अपने अधिकारों को लेकर या पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए। दोनों के बीच में विवाद रहा। कई महीने तक सरकार पंगु अवस्था में कार्य करती रही, जबकि कोरोना जैसी विशेष परिस्थितियां रही थी। अगर उनमें सही में पद की लालसा नहीं होती या जन कल्याण या जनता की सेवा की भावना होती, तो शायद वो इतने लंबे समय तक इस विवाद को नहीं खींच कर ले जाते। लेकिन शायद कहीं ना कहीं गांधीवाद या गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वालों में कमी हो रही, मानने वालों की संख्या में कमी आ रही है। और उस संख्या में कमी का ही प्रभाव है कि हम बार बार ये देखते रहते हैं कि लोग बड़े बड़े पदों को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा अनैतिक कार्य करने के लिए भी तैयार रहते हैं, या कई बार अपने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका गांधी जी ने विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि प्रतिनिधियों को सेवक के तौर पर काम करना चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो राइट टू रिकॉल के तहत उन्हें क्या कर लिया जाना चाहिए, वापस बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें वेतन और भत्ते उपलब्ध नहीं होने चाहिए क्योंकि सेवा करने आए हैं। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि गांधी जी के एक पुत्र थे, एक का मतलब 4 पुत्र थे वैसे तो, लेकिन एक मानस पुत्र थे जमनालाल बजाज। वे बड़े व्यापारी भी थे, तो वे व्यापार कर्म को करने के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करते थे। तो गांधी जी ऐसी अपेक्षा रखते थे कि जो व्यक्ति इस फील्ड में है, अभी वर्तमान में हम देखें तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी संपत्ति एकत्रित नहीं की है इसी फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में, और उसके बावजूद उन्होंने संपत्ति कहीं उनके पास इतनी है नहीं, और है तो वो डोनेट कर देते हैं। प्रधानमंत्री राज कोष या अन्य अन्य प्रकार से कोई राष्ट्र के प्रति समर्पण किया जा सकता है संपत्ति का, वो कर देते हैं। व्यय उन पर बहुत हो रहा है, लेकिन वो वेतन या भत्ते का उपयोग राष्ट्र हित में ही करते हैं, अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए करते हैं, सीमित करते हैं, या उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। वेतन नहीं लिया उन्होंने कई सालों से, तो इकट्ठा होता है तो उसको प्रधानमंत्री राहत कोष में दे देते हैं। इस तरह का प्रयास रहता है उनका, और उनकी फैमिली को भी उन्होंने किसी तरह से कोई आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम नहीं किया। अंतिम चले हम, व्यवस्थापिका का गठन जो है, व्यवस्थापिका का गठन। व्यवस्थापिका आप जानते ही हैं, सर्वोच्च संस्था होती है जो कि क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं कि इस व्यवस्थापिका का निर्माण करने के लिए या संगठन करने के लिए किस व्यवस्था का गांधी जी समर्थन करते हैं। तो उसमें देखें आप, वयस्क मताधिकार पर वोटिंग होगी, निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, गांधी जी कह रहे हैं कि व्यवस्थापिका का आधार ज़्यादा बड़ा नहीं हो, व्यवस्थापिका का आकार बहुत बड़ा न हो, यानी छोटा हो, राज्यसभा के जैसा भी हो सकता था। ठीक है, एक विचार और दे रहे हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था न हो, द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कारण क्या दे रहे हैं इसका? व्यय। इसका आधार क्या रखा उन्होंने? अत्यधिक व्यय। अत्यधिक व्यय के कारण इसके लिए क्या कर रहे हैं गांधी जी? मना कर रहे हैं। ठीक है, एक सदनात्मक व्यवस्था ही काफ़ी है जो कि वास्तव में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। यानी जिस व्यवस्था के आधार पर गांधी जी चुनाव करेंगे या चुनाव का समर्थन करते हैं, उस व्यवस्था के लिए वो लोकसभा का समर्थन करते हैं। अनावश्यक रूप से 2 सदन चलेंगे तो उसका भार जनता के ऊपर ही आने वाला है, जनता के द्वारा ही उन टैक्सों का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा गांधी जी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संतुलन स्थापित करते हुए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में यानी गांधी जी कहते हैं एक सदन हो और ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, वो एक सदन जो हो और वहाँ पर जो बैठने वाले प्रतिनिधि हैं उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाए और यानी चुनाव को माध्यम आ रहे हैं। तो चुनाव हो व्यवस्थापिका का मनोनयन के आधार पर कोई किसी तरह का समर्थन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बड़ी भारी व्यवस्थापिका नहीं हो, बहुत बड़ा अंग नहीं हो क्योंकि उस पर भी ज़्यादा खर्च होगा, और उसके अलावा एक ही सदन हो कोई सा, और उस एक सदन के होने का आधार बताया कि एक तो अनावश्यक व्यय होगा और उस व्यय का खर्चे का जो भार है वो जनता पर डाला जाएगा। तो जनता की राशि को या कमाई को आप किसी अनावश्यक कार्य पर व्यय नहीं करें, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। और व्यवस्थापिका कार्यपालिका में संतुलन स्थापित कर, मैंने पहले कहा ग्राम स्वराज्य का ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, अंतिम उद्देश्य तो गांधी जी का राम राज्य है, लेकिन राम राज्य से पहले इस अहिंसक लोकतंत्र के माध्यम से गांधी जी किसको प्राप्त करना चाहते हैं? ग्राम स्वराज्य को। एक तो व्यय और एक विवाद। दोनों में और भी क्या हो सकते हैं? आपसी विवाद भी उत्पन्न होंगे, इसलिए एक सदन को ही काम करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ कितने सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसका कारण ये माना गया है कि दोनों सदन इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोकसभा का विघटन हो जाता है और लोकसभा के विघटन के दौरान यदि किसी प्रकार का राष्ट्रीय संकट आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कार्य करना या राष्ट्र के समक्ष चुनौती खड़ी हो जाती है। तो ऐसे समय में एक सदन तो ऐसा होना चाहिए जो कि उस संकट काल के समय उन संकटकालीन परिस्थितियों का सामना कर सके। तो इसलिए अनावश्यक होते हुए भी
या भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल न होते हुए भी इस बड़े व्ययकारी भाग को हमने प्रारंभ कर रखा है। हालांकि विधान परिषद भी है, राज्यों में भी 2 सदन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्यों ने राज्य में 2 सदन होने के विचार को तो क्या कर रखा है, त्याग दिया। वहाँ एक ही सदन चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने गांधी जी के अहिंसक लोकतंत्र के मुख्य बिंदुओं की चर्चा की। गांधी जी कहते हैं कि इस अहिंसक लोकतंत्र के माध्यम से प्रारंभ करके एक आदर्शवादी राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त करना ही साध्य है, और वो है राम राज्य। और उस राम राज्य के बीच में एक पड़ाव और आएगा, ग्राम स्वराज्य। आगे देखें आप। इसका महत्व अगर एक में लिखें, वे यानी गांधी जी अहिंसक लोकतंत्र की स्थापना कर, अहिंसक लोकतंत्र की स्थापना कर आदर्शवादी या आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये अहिंसक लोकतंत्र वो लक्ष्य नहीं है, वो साध्य नहीं है जिस तक गांधी जी पहुंचना चाहते हैं। ये तो एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है, तो इसका भी अपना एक महत्व है। इस प्रकार गांधी जी के राजनीतिक विचार का जो तीसरा स्टेज था वो यहाँ पूरा होता है। ठीक है, और अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे गांधी जी के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जैसे अहिंसा के प्रति क्या विचार है, सत्य के प्रति क्या विचार है, सत्याग्रह क्या है, या साधन और साध्य के प्रति क्या विचार है। क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से यही प्रश्न बनकर आते हैं हमारे सामने कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या इनके प्रति अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या फिर आता है कि गांधी जी के साधन और साध्य के प्रति विचार क्या हैं, गांधी जी के साध्य और साधन के प्रति जो विचार हैं उनको स्पष्ट कीजिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये काम करने वाले हैं। इससे क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और गांधी जी को समझते हुए दोनों तरीक़ों से हमारा काम हो जाता है। गांधी जी ने ये विचार दिया था कि पहले तो लोग आपका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। पहले तो आपकी हंसी उड़ाएंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर आपका क्या किया जाएगा, उनके द्वारा समर्थन किया जाएगा।
इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पहले वो आपको नज़रअंदाज करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे और फिर वो आपसे लड़ेंगे और अंत में फिर आप क्या करेंगे, जीत जाएंगे। ठीक है। और गांधी जी कहते हैं कि अगर अपने आप को पाना है तो सबसे पहले अपने आप को प्रेम करिए, सबसे पहले अपने आप को प्रेम कीजिए, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर मैं आपको बता रहा था कि गांधी जी को जानने का मतलब है कि गांधी जी के विचारों का समर्थन करना। चले अब आगे। तो ये हमारे 6 के 6 विचार मैंने आपको बताए गांधी जी की व्यवस्था के बारे में। अगर गांधी जी अगर आज प्रशासन में होते या भारत की आज़ादी के बाद या संविधान के निर्माण तक रहते तो शायद वो इसी तरह की व्यवस्था भारत में लाने की कोशिश करते। तो मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने ही कहा है कि कमज़ोर कभी भी किसी को माफ़ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ताकतवर होते हैं वास्तव में वे व्यक्ति ही दूसरों को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो 3 विचार हैं जो गांधी जी को आपको याद रखने चाहिए। अब हम गांधी जी का जो विचार है उसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि एक तो गांधी जी के जो अहिंसक लोकतंत्र में की व्यवस्थाएं देखें, आधार देखें या राजनीतिक विचारों का योगदान देखें तो वहाँ पर वो किसी भी तरह की सांप्रदायिकता को नहीं मानते हैं। देखें आप यहाँ पर इसके अंतर्गत सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं और समान प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। ठीक है। उसके अलावा 2 सदन, ये तो उन्होंने पहले भी कहा था जब हमने पश्चिम के लोकतंत्र की आलोचना की थी। राज्य का विरोध गांधी जी के द्वारा किया गया अनावश्यक बुराई के रूप में, क्योंकि आत्मनिर्भरता खत्म करता है। ये हमने अभी बात की। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी के राजनीतिक विचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो दूसरा जो बिंदु है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको भी करवा रहा हूँ। और इन दोनों में से अवश्य आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आएगा। ठीक है। मिस्टर गांधी की बात कर रहे हैं। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के साधन, ये सब विचार आने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें, ये मुख्य बातें निकल के जो आ रही हैं उनको आप अपने माइंड में रखें और उसके बाद हम आगे काम करते हैं। ठीक है। गांधी जी के तो एक तरफ समर्थन लिख लें और एक तरफ विरोध वाली लाइन लिख लें, तो शॉर्ट में ये काम आपका आसान हो जाएगा। जनता के सेवक है। इस अहिंसक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और ये वर्तमान में भी भारत की शासन प्रणाली में काम कर रहे हैं। ये तत्व ये ध्यान रखें आप। हम वर्ग विशेष के लिए सीटें तो आरक्षित कर रहे हैं। जब अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के राजनीतिक विचारों का महत्व बताइए, तब आपको इस बात का ध्यान रखते हुए या इन तत्वों को शामिल करते हुए राजनीतिक विचारों की विशेषताएं गांधी जी के बारे में बतानी होंगी। ठीक है। अब हम अगली बार उन प्रश्नों, अगले वीडियो में या अगले टॉपिक में हम उन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं जो छोटे प्रश्नों के रूप में या 150 शब्दों के रूप में आ सकती हैं। और गांधी जी के बारे में वे महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं, जैसा कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, छुआछूत, ठीक है, सांप्रदायिकता, महिलाओं के प्रति अधिकार या वर्ण व्यवस्था के प्रति या
वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति, दोनों के प्रति उनके विचार कैसे हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।